स्पेस ये देखने में इतना शांत है कि हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है। पर क्या आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड में फैली अरबों गैलेक्सीज और इन गैलेक्सीज में मौजूद अरबों खरबों स्टार्स जो अनंत तक फैले हैं, ये इस शांत से दिखने वाले स्पेस की देन है। ये हमारा ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा नहीं था। इस विशाल और रहस्यों से भरपूर ब्रह्मांड का जन्म स्पेस में एक रोमांचकारी घटना बिग बैंग से हुआ था। आरंभ से ही मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति और विज्ञान की सहायता से इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की है। तो क्या है ये स्पेस, क्या ये रियल में कब होता है? इन सवालों के जवाबों के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं इस रोमांचकारी सफर पर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। मनुष्य अपने ज्ञान से स्पेस को अब तक कितना समझ पाया है, इसे समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। स्पेस को समझने का पहला प्रयास ग्रीक फिलोसोफर्स ने किया था, जिन्होंने स्पेस को एक सब्सटेंस की तरह एक्सप्लेन किया जिसमें यूनिवर्स की सभी चीजें तैर रही हैं, जो कि इतना लाइट और थिन था कि इसे महसूस करना भी असंभव था। इस सब्सटेंस को उन्होंने ईथर का नाम दिया, बट ये एक फिलोसफिक कंसेप्ट ही था। इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। स्पेस को समझने का पहला सीरियस अटेम्प्ट सर आइजैक न्यूटन ने किया था। उन्होंने स्पेस को 3 डायमेंशनल मैथमेटिकल मॉडल डिफाइन किया और उसके बाद स्पेस के बारे में बहुत सी थ्योरीज दी गई। लंबे समय से स्पेस को खाली जगह समझते आ रहे साइंटिस्टों के सामने 18वीं सेंचुरी में एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई, जब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि लाइट वेव नेचर को शो करती है, बट इसके बाद भी ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। ये सवाल लंबे समय तक साइंटिस्टों के लिए पहेली बना रहा। कुछ साइंटिस्ट ने स्पेस को एक इनविजिबल मीडियम बताया जो सारे यूनिवर्स में फैला है, और शायद यही वो मीडियम है जो लाइट को कैरी करता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से उन्होंने इसे लुमिनिफरस ईथर का नाम दिया। इस ब्रह्मांड में जो कुछ मौजूद है, सन, स्टार और गैलेक्सी, सब इसी में तैर रहे हैं। इस कंसेप्ट ने कुछ नए आइडियाज को जन्म दिया कि यदि हमारी पृथ्वी एक ईथर में तैरते हुए सफर कर रही है, तो लाइट की स्पीड सभी डायरेक्शन में एक समान नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे पानी के विपरीत और अनुकूल तैरते हुए स्विमर की स्पीड में डिफरेंस होता है। यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि इसे वेरीफाई करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए एक हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी जो कि लाइट की स्पीड में छोटे से छोटे परिवर्तन को पकड़ ले। बट उस समय कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था। 19वीं सेंचुरी के अंत में एक अमेरिकन साइंटिस्ट एल्बर्ट ए माइकलसन, जिन्हें लाइट की स्पीड को सक्सेसफुली कैलकुलेट करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, उन्होंने अपने साथी एल्बर्ट मोरिली के साथ इस एक्सपेरिमेंट को करने का बीड़ा उठाया। इस फेमस एक्सपेरिमेंट को हम माइकलसन मोरिली एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें इन्होंने लाइट को बीम स्पेक्ट्रम से 2 अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया, जो कि मिरर से टकराकर दोबारा इकट्ठा होकर इंस्ट्रूमेंट पर जाती थी। ये इंस्ट्रूमेंट लाइट वेव के ओवरलैपिंग होने पर एक खास पैटर्न बनाता था। यदि अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली लाइट बीम की स्पीड में जरा सा भी डिफरेंस होगा तो ये ओवरलैप जरूर करेगी। परंतु इस एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराने पर भी जिस पैटर्न के बनने की संभावना जताई जा रही थी वो नहीं बन रहा था, अर्थात लाइट वेव की ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी। एक बार सभी साइंटिस्ट वहीं आकर खड़े हो गए जहाँ से शुरू किया था। असल में स्पेस उससे ज्यादा मिस्टीरियस था जितना वो सोच रहे थे। 20वीं सेंचुरी साइंस में एक नई क्रांति लेकर आई। इस सदी में ऐसी थ्योरीज को खोजा गया जिसने फिजिक्स की नई सिरे से नींव रखी। फिजिक्स के फील्ड में क्रांति लाने में सबसे बड़ा हाथ ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी से साइंस की दुनिया में खलबली मचा दी। इस थ्योरी के जरिए उन्होंने 3 डायमेंशनल स्पेस में टाइम को 4 डायमेंशन की तरह जोड़ा और एक 4th डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्पेस टाइम को ऐसा मैथमेटिकल मॉडल डिफाइन किया। उनकी ये थ्योरी स्पेस के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातों को बयां कर रही थी। जैसे कि ये थ्योरी हमें बताती थी कि लाइट की स्पीड हर सिचुएशन में कांस्टेंट ही क्यों रहती है, जो कि माइकलसन मोरिली एक्सपेरिमेंट भी बता रहा था। ये थ्योरी हमें बताती है कि स्पेस जैसा न्यूटन ने सोचा था वैसा एब्सोल्यूट नहीं था, बल्कि सिचुएशन के अनुसार बदलता था। बाद में आइंस्टाइन ने इस थ्योरी पर काम करते हुए एक नई थ्योरी दी जिसे आज हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस थ्योरी में बताया कि हर ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है वो स्पेस टाइम फैब्रिक में कर्व पैदा करता है। आइंस्टाइन ने ये भी बताया कि ग्रेविटी का कारण भी स्पेस टाइम में मौजूद कर्व भी है, बट उस समय आइंस्टाइन की इस थ्योरी को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। बट जस्ट 4 years आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मई 1919 में हॉलैंड के एक एस्ट्रोनॉमर सर आर्थर एडिंगटन ने एक प्रयोग किया। यदि आइंस्टाइन की थ्योरी सही है और स्पेस रियल में कर्व है, तो स्पेस में मौजूद मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे सन और ब्लैक होल के पास से गुजरने वाली लाइट इस कर्वेचर के कारण बेंड होनी चाहिए। सर आर्थर ने अपनी टीम के साथ इस पर प्रयोग किया। तब तक सर आर्थर एडिंगटन को कुछ तारों की सही लोकेशन का पता चल चुका था। यदि आइंस्टाइन की थ्योरी सही है तो स्टार्स की लाइट सन की ग्रेविटी के कारण कुछ डिग्री डिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आर्थर और उनकी टीम पूर्ण सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सूर्य की चमक के कारण पास के स्टार्स को देखना मुश्किल था। परंतु पूर्ण सूर्य ग्रहण में इन स्टार्स को ऑब्जर्व करना काफी आसान था।
ग्रहण के दौरान ली गई तस्वीर में तारे ऐसी जगह दिखाई दे रहे थे जो वास्तव में वहाँ थे ही नहीं, क्योंकि सन की ग्रेविटी ने स्टार्स की लाइट को डिफ्लेक्ट कर दिया था, जिस कारण वो अपनी वास्तविक स्थिति से अलग दिख रहे थे। सर आर्थर आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुरुत्वाकर्षण ने प्रकाश को झुका दिया था। यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह प्रूव कर रहा था कि स्पेस रियल में कर्व होता है। इस प्रयोग के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन को वो फेम मिला जिसके वो हकदार थे। इसके बाद आइंस्टाइन को एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाने लगा। तो आशा है कि अब आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम यहाँ विज्ञान से जुड़ी ऐसी शानदार वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।